गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, इट्स अगेश हियर वंस अगेन। वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज की वीडियो सेशन में हम लोग काफ़ी दिनों बाद, जैसे हम लोग मंडे ट्यूसडे को केमिस्ट्री करते हैं, तो आज फिर मंडे है, तो मंडे के दिन हम लोग केमिस्ट्री का सेशन करेंगे। दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पहला जो वीडियो लेक्चर है वो धातु के ऊपर था, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया था उसमें। और आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और नेक्स्ट वीडियो सेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिर आगे आयनिक कंपाउंड, फिर आगे तत्व की प्राप्ति, उसके बाद निष्कर्षण वगैरह पढ़ेंगे, चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग क्या डील करने वाले हैं, धातु के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, इसको देखने वाले हैं। मतलब धातु जो है अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया कैसे करता है, जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, हवा के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, हवा दैट मीन्स एयर, एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन से, या फिर ये कह सकते हैं कि धातुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप देख लो, या आप इससे पहले जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी 10th केमिस्ट्री मेटल और नॉन मेटल सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो चैप्टर है, इसमें हम लोग मेटल के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे मैंने लिखा है सीपी ऑफ मेटल। सीपी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैंने इसको अपने से शॉर्ट तरीका बनाया, ऐसा कोई बुक में नहीं होता है। अब देखिए, बाह्यतम कक्षा कहने का मतलब क्या हुआ, दुनिया में जितने भी तत्व हैं, मान लीजिए यह कोई धातु है, आयरन हो गया, ये क्या हो गया, इसका कक्षा हो गया, ऑर्बिट जिसको कहा जाता है, ये सभी ऑर्बिट हो गए। मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं, यहाँ पे Fe कहने का मतलब हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे भाई। भाई कहने का मतलब ये जो पूरा है ये भाई लोगों का इलाका है, इसमें भाई कौन है, लोहा है, आयरन लोहा है। तो आयरन के जो छोटे छोटे चमचे होंगे, वो चमचे क्या करेंगे, इसमें चक्कर लगाएंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि धातु जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है, उसके नाभिक में जो होता है वो धातु होता है, परंतु उसके नाभिक के चारों तरफ ये जो सेंटर है, इसको नाभिक कहते हैं। और इसकी तरफ जो रिंग मैंने बनाया है, सर्कुलर पाथ बनाया है, यह सर्कुलर पाथ जो होता है उसके ऑर्बिट को दर्शाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। 9th में पढ़े होंगे कि परमाणु का ही पार्ट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मूल कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, यदि ये लोहा है और इसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा मतलब ये वाला, तो लोहा के बाह्यतम कक्षा में यदि कोई पदार्थ मेटल होगा, तो मेटल होने के लिए कंडीशन क्या है बाबू, उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो इसको आप लोग जो है, एक टॉपिक आता है उसको कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा पता करते हैं हम लोग किस तत्व के नाभिक में कौन सा भरा है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग बाद में कर लेंगे, ये टॉपिक बाद में कर लेंगे। अभी मैं बस समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या जो है छोटू, सोडियम एक धातु हमें पता है, ये वैसा धातु है जिसको हम खुली वायु में नहीं रख सकते, बिकॉज इसमें क्या होता है, आग लग जाता है। अब यहाँ पे ये होता है, तो सोडियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सेल वाइज लिखेंगे तो यह होता है 2, 8 और 1। यह पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए धातु क्या होगा, सोडियम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं पढ़ाऊंगा और उसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा क्या क्या पता किया जाता है, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ठीक, तो वहां पे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखें। इसको मैंने बता दिया, सोडियम का 2, 8, 1 होता है। 2, 8, 1 हुआ, इसका मतलब एक जो है बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे जब हमने लिखा है कि बाह्यतम कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे धातु त्याग करके विद्युत धनात्मक आयन बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धातु जो होंगे विद्युत धनात्मक होंगे। ठीक, धातु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, किसी को दे देंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और उसके बाद खुद जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विद्युत धनात्मक हो जाते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे। जैसे यदि बात करें Na से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकला,
एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी प्रकार यदि मैं मैग्नीशियम का ले लूं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में जो होगा एगो इलेक्ट्रॉन नहीं, दो गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Mg+2 आयन बना लेता है, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, बट एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनात्मक बन जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। दैट मीन्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका मतलब सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक अभी मैंने दिखाया भी था। मैग्नीशियम 2 प्लस आयन दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने, 3। उसी प्रकार एल्युमिनियम का करेंगे तो एल्युमिनियम जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, Al+3 आयन, तो यह जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो यहाँ पे +3 दिखाने का मतलब एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ठीक, ये पॉइंट याद रखोगे कि धातु के बाह्यतम कक्षा में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे धातु त्याग करके और विद्युत धनात्मक परमाणु, विद्युत धनात्मक आयन बना लेते हैं। इसी वजह से धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज पाते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है छोटू, इसका मैंने ये बता दिया कि 1 2 को 3 को इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होगा तो धातु होगा, लेकिन आप नाम ले लो, एक इसको मिटाए ना, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। इसके बाह्यतम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये दोनों जो है नॉन मेटल हैं, जबकि इनमें क्या है, NON नॉन मेटल है, जबकि इनके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको नोट में लिख लोगे कि हाइड्रोजन तथा हीलियम 2 ऐसे आयन हैं, 2 ऐसे अधातु हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो आप पहला नोट लिखोगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला कि बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे धातु त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं या विद्युत धनात्मक आयन का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट कर लोगे। नीचे 2 एग्जांपल, एक ये और एक ये कर सकते हो। उसके बाद लिखोगे कि हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन का तथा हीलियम 2 ऐसे तत्व हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, जबकि हाइड्रोजन में, हीलियम में 2, परंतु ये जो होते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्या हो जाते हैं, अधातु होते हैं। तो ये बात याद रखोगे। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखना है, यहाँ पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मेटल, तो क्या करता है इसको देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम में बाह्यतम कक्षा 2, बट ये होते क्या है, अधातु होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे, जिसमें हमें देखना है जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन मेटल से रिएक्शन करता है। कैसे, मान लीजिए कि कोई मेटल का रॉड है, इस मेटल के रॉड को हम वायु के उपस्थिति में लाते हैं, तो वायु में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है, बहुत सारे गैसें आपस में घुले हुए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। बहुत पहले से हम लोग पढ़े हैं। और यह ऑक्साइड जो होता है क्षारीय स्वभाव का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के, क्षारकीय स्वभाव इसी को भास्मिक स्वभाव का होता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। कैसे होता है यहाँ पे, अब कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, मतलब इसका जलीय विलयन जब आप बनाएंगे तो जल के रूप में निकलेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा। और हाइड्रोक्साइड को आयन कौन देता है, क्षार देता है ना, क्षारीय भस्म पढ़े थे लेसन 2 में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो क्षारकीय होगा या भास्मिक होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका जो होता है पीएच मान जो होता है 7 से अधिक और 14 से कम होता है। या ये भी लिख सकते हो कि यह लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है छोटू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। या ये भी कह सकते हो कि इसका जलीय विलयन जब हम निकालते हैं तो ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है, अर्थात जल में जो घुलनशील होता है तो क्षार मुक्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे जिंक धातु है, जिंक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करिए जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर ले। यहाँ पे दो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। पहले चैप्टर में इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था आप लोग को। उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन से किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये चीज आप पॉइंट में याद रखोगे कि धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और ये ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय स्वभाव के, क्षारकीय या भास्मिक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पॉइंट्स लिख लोगे। फिर नीचे लिखोगे कि जब जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है, Zn+O2 लिख सकते हो। आप लैंग्वेज लिखो तो भी से, यदि समझ में आ रहा है तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें आना है कि ऑक्सीजन से क्रियाशीलता के आधार पर धातु का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो होगा
पोटेशियम रिएक्शन करेगा, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे तो ये पॉइंट्स आप याद रखो। कभी कभी क्रम पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में इतना नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लोगे तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपटीशन से बहुत ज्यादा दिक्कत है अगर नहीं याद करोगे तो। ठीक, तो मेटल के जो थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम लोग देख लिए। अब कुछ ऐसे मैंने बताया कि बाबू जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय स्वभाव के होते हैं। जब ये क्षारीय स्वभाव का होगा तो कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय स्वभाव के साथ होते होते भी अम्लीय स्वभाव के भी होते हैं, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं छोटू? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ पे लिखेंगे एक टॉपिक आप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं उभयधर्मी, या इसी को कहता है द्विधर्मी, दुगो धर्म वाला, समझे, द्विधर्मी ऑक्साइड। इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि धातु के वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों स्वभाव के होते हैं। किस नेचर के? अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे, उसी को क्या कहा जाता है छोटू? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि धातु के वैसे ऑक्साइड या वह धातु का ऑक्साइड जिसके दो स्वभाव होते हैं, अर्थात जो अम्लीय को भी प्रदर्शित करते हैं, क्षारीयता को भी प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। द्विधर्मी मतलब दो गो धर्म, इतना याद रखें। दो गो धर्म मतलब एगो धर्म अम्लीय, एगो धर्म क्षारीय। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Al2O3 रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना लेगा? इसको हम लोग अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्षारीय स्वभाव का हो जाएगा, क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो अम्लीय स्वभाव का हुआ। बट है क्या चीज यहाँ पे? एल्युमिनियम ऑक्साइड ही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब धातु का ही ऑक्साइड है, तो यह क्या बना लेता है? LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर दो छोटू। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, तो एल्युमिनियम को मैंने 2 कर दिया। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्लोरीन को 6 कर दिया। अब देखिए तो हाइड्रोजन की मात्रा 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा 2 और यहाँ पे 3 कर देंगे तो 6 को हो जाएगा। देखिए तो सब बैलेंस हो गया। तो यह जो हो गया, इसी प्रकार यदि मैं Al2O3 का रिएक्शन यदि करा दूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए NaLO2 और प्लस H2O, इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखोगे। नीचे नहीं दिखता होगा तो आप सुन के लिख लोगे, सोडियम एल्यूमिनेट। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए क्या बैलेंस है? एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम देखिए तो सोडियम यदि यहाँ पे 2 लगा दे तो हो जाएगा। आप सब बैलेंस हो गया। तो यह जो होता है क्या होता है? ये दोनों जो हो गए, यहाँ पे देखिए ये क्या है? धातु के ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्शन किया अम्ल से, यहाँ पे रिएक्शन किया क्षार से, तो दोनों स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात ये क्या हो जाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? धातु के वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय स्वभाव दोनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन अब क्या लिखोगे? लिखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हेडिंग डाल दोगे, लिखोगे वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, कोमा देके लिखेंगे। अब क्या कहलाता है? वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दोगे। इसी प्रकार Al2O3 के साथ आप के जगह पे आप ZnO जिंक ऑक्साइड को भी रख के कराएंगे ना, तो वो भी जो होगा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रवृत्ति को दर्शाएगा। तो सेम इसी प्रकार आप खुद से बना लोगे। यहाँ पे जिंक रखोगे, यहाँ पे ZnO रखोगे, यहाँ भी ZnO रखोगे और ये सेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका रिएक्शन जो होता है, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ वाटर। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है हम? तो जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लिखे हेडिंग डालिए आप, रिएक्शन विथ, दूसरा हो गया, तीसरा रिएक्शन विथ वाटर। अब रिएक्शन विथ वाटर में भी 2-3 आता है। एक धातु जो होगा वह ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा,
कुछ धातु ऐसे होंगे जो गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे, कुछ धातु ऐसे होंगे जो भाप वाष्प जो होता है उससे करेंगे, और कुछ धातु होंगे जो जल से अभिक्रिया करेंगे ही नहीं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब जल से अभिक्रिया करते नहीं, क्योंकि हम लोग इसको आभूषण के रूप में यूज करते हैं, जल से धो देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो जब ये मेटल जो होता है, मेटल रिएक्शन करता है, मेटल रिएक्शन करेगा जल से, तो ये क्या बनाता है, दो चीज बनाएगा, एक मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और दूसरा जो होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे भी प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इनका रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जब यहाँ पे एल्युमिनियम किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और यह किस में होगा, गैस में, मतलब यहाँ पे गैस के रूप में भाप आ रहा है ना, जब एल्युमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, एल्युमिनियम एक, एल्युमिनियम यहाँ पे दो, तो यहाँ पे यदि मैं दो लगा दूं तो एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, नो दिक्कत। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है छोटू, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तीन है, तो यहाँ पे तीन कर दो तो हो जाएगा, फिर देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तीन यहाँ भी लगा देंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार जब जिंक रिएक्शन करता है, जिंक भी सॉलिड स्टेट में होगा, H2O गैसियस स्टेट मतलब भाप से रिएक्शन करेगा, तो यह क्या बनाएगा, Zn O प्लस H2, Zn O मतलब जिंक ऑक्साइड बना लिया, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ जिंक ऑक्साइड, ये भी धातु का ऑक्साइड, ये भी धातु का ऑक्साइड, ये भी हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस, तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देखे इक्वेशन बैलेंस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना लोगे। उसी प्रकार लोहा भी रिएक्शन करेगा, लोहा जब सॉलिड स्टेट में होगा, जल से रिएक्शन करेगा, और यह जल किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, Fe2O3 लोहा का ऑक्साइड, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बना देगा। Fe कितना है यहाँ पे, एगो, Fe कितना है यहाँ पे, दो गो, तो यहाँ पे यदि मैं दो लगा दूं तो हो जाएगा बैलेंस, यहाँ पे मैं दो लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तीन, और यहाँ पे एक है, तो यहाँ भी तीन लगा देते हैं। ठीक, अब कुछ बैलेंस करना है, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया था, 3H2 हो गया। तो ये देख लिए हम लोग, जब मेटल जो होता है भाप के साथ, जल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब जल तो होगा लेकिन वो किस में, भाप के रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा, तो कैसे करेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब हम देखते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक, तो इसको मिटा देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हमें देखना है किसको, दूसरा एग्जांपल हमें इसका देखना है, मेटल। तो यहाँ पे मेटल के रूप में क्या ले लेते हैं हम, पोटेशियम जब ठंडे जल के साथ, H2O ठंडा जल होगा तो लिक्विड में, और यहाँ पे लिख दोगे ठंडा जल। ठीक है, ठंडे जल से जब रिएक्शन करता है तो यह देखो क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन बना लेगा, और प्लस हीट को ट्रांसफॉर्म करेगा। इक्वेशन बैलेंस करिए, 2 लगा देंगे, 2 के प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी 2 लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, हाँ हो गया। यहाँ पे देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गो 2 गो 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, और ये किस में होगा छोटू, गैस में होगा। ऐसे ही बन जाएगा। उसी प्रकार हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, सोडियम अब रिएक्शन करेगा भारी जल के साथ, भारी जल कह रहे हैं, ठंडे जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, इसको इसमें लिखेंगे ठंडा जल। जब ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH, प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाएगा और प्लस हीट को बनाएगा। ठीक, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम वैसे ही 2, यहाँ पे 2 कर दिए, डिफरेंट कलर थोड़ा लेते हैं, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, और यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी क्या करेंगे, 2 इक्वेशन चेक कर लेते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, जल यहाँ पे हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, ये 2 गो 4, सेम उसी प्रकार है। ठीक,
तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं ना हम लोग, जब सोडियम रिएक्शन धातु रिएक्शन करता है भारी ठंडे जल से देख लिए हम लोग, भाप से देख लिए, अब गर्म जल से देखते हैं। गर्म जल से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जब गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, यह क्या होगा, क्वेश्चन में लिखेंगे। लिक्विड स्टेट में तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे अब गर्म जल से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस और प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गए जल के साथ रिएक्शन। बट कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको आप नोट में लिख लोगे। क्या लिखोगे, जैसे कुछ धातु हो गए आपका Au हो गया, Au मतलब गोल्ड, जिसको क्या कहते हैं हम, गोल्ड। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर। Pt मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम। और Cu मतलब कॉपर। ये ऐसे धातुएं हैं जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे किसके साथ, विथ वाटर। H2O लिख देते हैं, सिंपल H2O, जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक।